तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन नमस्कार, आपका जिला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी का दूसरा अध्याय है। न्यायालय और न्यायालयों का कहाँ गठन किया जाता है, कैसे गठन होगा, कौन न्यायालय में कितने जज होंगे, कितने सेक्शन कोर्ट होंगे, कितने अभियोजन होंगे, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अब अध्याय 2 में हमारी कहाँ से कहाँ तक धारा है, धारा 6 से लेके हमारी धारा 25A तक है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे कौन कौन सी धारा कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज होगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वरना आप ये वकील अगर आप बने या कोई पेपर दे रहे हैं तो ये सब धारा आपको याद होनी चाहिए। तो ये गठन है मगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तभी पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा धारा 6। धारा 6 क्या कहता है, धारा 6 के बारे में पढ़ सकते हैं। ये हमारा अध्याय 2 है। इसमें क्या है, दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन किया जाता है। जैसे कोई दंड न्यायालय है जहाँ पे लोगों को दंड सज़ा सुनाई जाती है, उसका न्यायालय है और उसके कार्यालयों का गठन किया जाता है। अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 हमारा 6 से शुरू होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 1 से 5 तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा सीआरपीसी, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है और ये आगे पढ़ाते रह जाएगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं धारा 6 में क्या है। दंड न्यायालयों के वर्ग उच्चतम न्यायालय एवं उससे संहिता के विभिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों में दंड न्यायालय होंगे। अर्थात पहला क्या होगा, इसमें एक सेशन कोर्ट होगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट होगा। पहला सेशन न्यायालय होगा हर जिले में, ठीक है। उसके बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। बाकी कोई महानगर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है उसे महानगर घोषित किया जाता है, तो वहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट होगा। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। ये धारा 6 में बताया गया है आपको, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए क्या क्या होता है। ये सब न्यायालय होंगे, ठीक है, आपके ज़िले में। उसके बाद धारा 7 में हमें बताया गया है प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड क्या होता है, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे और इसके संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड में एक जिला होगा और उसमें जिले भी होंगे। तो भैया इसमें ये बात है कि एक सेशन राज्य का एक सेशन खंड होगा और सेशन खंड में प्रत्येक जिले होंगे और जिले में प्रत्येक न्यायालय होगा, यही बात है। परंतु महानगर क्षेत्र जैसे 10 लाख के जैसे महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात ऐसे खंड और जिलों की सीमाओं और संख्या में परिवर्तन कर सकती है। ये उच्च न्यायालय के जैसे राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उससे जब तक परामर्श नहीं लेगी तब तक उसकी सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि राज्य सरकार जो हमारी राज्य सरकार है, ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी जिले के उपखंडों में, जैसे उपखंड हो गया, फिर उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों को विभाजित कर सकती है जो ऐसे उपखंडों की सीमा और संख्या में परिवर्तन कर सकती है। बिना उच्च न्यायालय के परामर्श से खंडों में नहीं तोड़ सकते, खंडों के बाद उपखंडों में नहीं विभाजित कर सकते। किसी राज्य की इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। अगर कोई पहले से पहले से ही बना है तो इसी धारा के अंतर्गत समझे जाएंगे। धारा कौन है, 7 के अंतर्गत ही से ये सब है, खंड और प्रादेशिक खंड, ठीक है, समझे जाएंगे धारा 7 के। इसके बाद हमारा आ गया है महानगर। धारा 8 क्या है, महानगर क्षेत्र, ठीक है। महानगर क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी होती है उसे महानगर, कई जिलों को बना के महानगर बना दिया जाता है। जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख जो अधिसूचना के निर्दिष्ट किए जाए राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक है। इस संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र, हम पहले बताए 10 लाख से अगर अधिक है तो आपका क्षेत्र क्या होगा, महानगर घोषित कर दिया जाएगा। इस संहिता में प्रारंभ मुंबई, कोलकाता, मद्रास, पहले ये कहाँ प्रारंभ हुआ था, पहले मुंबई, कोलकाता, मद्रास प्रेसिडेंट नगरों में प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के दिन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए थे। ये पहले से ही विकसित है भैया। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है और परिवर्तित भी कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम है तभी उसे महानगर, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ किसी, ये 10 लाख अंग्रेज के ज़माने से है अभी तक, जहाँ किसी क्षेत्र में महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहाँ का क्षेत्र ऐसी तारीख और उससे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस विनिर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। किंतु महानगर क्षेत्र न रहने से ठीक पहले ऐसे किसी क्षेत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट की समझ लंबित थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। अब इसमें बता रहा है कि अगर भैया
कि कोई 10 लाख से कम जनसंख्या हो गया महानगर में, अभी तक हुआ तो नहीं, ये बढ़ ही रहा है महानगर में। आज तक रिकॉर्ड है किसी महानगर घोषित हो गया है उसकी जनसंख्या कम होने लगे, ठीक है। बम गिरेगा, परमाणु बम जैसे नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था जापान पे, तभी ये बंद होगा, ठीक है। उसे तो ख़त्म होंगे नहीं महानगर, जब बन जाते हैं वहाँ पे लोग आने लगते हैं सुविधा के लिए, तो ये तो कभी कम होगा नहीं। और जब अगर कम हो गया है तो उसे महानगर क्षेत्र से हटाने से पहले उसमें ऐसा समझा जाएगा कि पहले उसे ट्रीटमेंट किया जाएगा कि पहले वो महानगर था, उसी तरह कार्रवाई होगा। अब हमारा पांचवा क्या कहता है पॉइंट, जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमा को कम करती है या परिवर्तित करती है और ऐसी जांच, विचारण और अपील है जो ऐसे काम करने में परिवर्तन से ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसी कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वो पहले से लंबित है कोई मामला, और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो किसी ऐसी कमी या परिवर्तन ना हो। ऐसा वो जो फाइल जैसी है वैसे ही निपटाई जाएगी जैसे मानो वो महानगर है। अगर कोई परिवर्तन होता है तब इसमें स्पष्टीकरण किसी एक जनसंख्या पद में न्यूनतम पूर्ववर्ती जनसंख्या तथा अभी निश्चित वह जनसंख्या विपरीत है जिसे सुगम आंकड़ों से प्रकाशित हो चुके हैं। मान लो कोई जनसंख्या 10 लाख है, वो कम हो गई तो वहाँ पे जो केस पहले से थे उसे पहले की जैसे महानगर के केस की जैसे ही देखे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बदल गया तो वो नियम सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पहले के जैसे ही देखे जाएंगे, ठीक है, बिना न्यायालय के परामर्श के, ठीक है। वैसे तो कम होगा नहीं, ये वैसे ही फाइल सब देखी जाएंगी जैसे महानगर की देखी जाती थी। अगर वो महानगर नहीं है तब भी वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो धारा किसमें बताया गया है, धारा 8 में। चलिए बढ़ते हैं धारा 9 में। अब धारा 9 क्या है, हमारा सेशन न्यायालय, ठीक है। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करती है। जो राज्य सरकार है प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करती है। अब इसमें पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि धारा 9 में प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा। ये तो भाई निश्चित है, बिना न्यायालय में कोई न्यायाधीश नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो इस सेशन खंड का जो न्यायाधीश होता है वह उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करता है। जो उच्च न्यायालय है हमारा, उस सेशन न्यायाधीशों को सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करता है। जो उच्च न्यायालय है वो न्यायाधीशों को किस लिए नियुक्त करता है कि वो सेशन न्यायालय के कार्यों को पूरा कर सके। उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड और सेशन न्यायालय को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसी अवस्था में इस मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड में ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। अगर कोई एक न्यायालय सेशन न्यायालय का है दूसरे खंड न्यायालय में नियुक्त हो जाता है तो उस अवस्था में दूसरे खंड को ऐसे ही स्थान पर बैठा जाएगा बिना उच्च न्यायालय के निर्देश पे। अगर कोई यहाँ का आदमी यहाँ पे जाकर बैठ जाता है तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय, महान्यायालय। उच्च न्यायालय माने सबसे बड़ा है राज्य सरकार में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का होता है, तो जहाँ जैसे केंद्र सरकार का है। पांचवा हमारा पॉइंट है, किसी सेशन न्यायालय का पद रिक्त होता है तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन जो सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाए या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर और सहायक सेशन न्यायालय नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने का अधिकारिता होगी। अगर मान लें कि इसमें पॉइंट ये बताया गया है कि अगर सेशन न्यायालय का पद रिक्त है तो क्या करेगा वो, कोई अगर ऐसा आवेदन आ गया जिसका निपटारा जरूरी है तो सहायक सेशन अधिकारी द्वारा उसको किया जाएगा। अगर सहायक नहीं है तो अपर सहायक सेशन द्वारा न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगर ये तीनों पोस्ट खाली हैं तो कोई ना कोई तो देखेगा, कोई ना कोई तो फैसला करेगा। तो हमारा छठवां क्या है, छठवां पॉइंट है, सेशन न्यायालय का समांतर ऐसे स्थानों या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय का अधिसूचना द्वारा निर्देशित करते हैं। किंतु यदि किसी विशेष मामले सेशन न्यायालय का यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठने के लिए पक्षकारों और साक्षियों की सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्ति की सहमति के मामले के निपटाने या उसमें साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठ सकता है। गवाहों की मान लीजिए अभियुक्ति की सहमति से ही वो इधर से उधर कर सकते हैं। स्पष्टीकरण अब देख लीजिए। इस संहिता में परियोजना के लिए नियुक्त के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ राज्य के कार्य क्रियाकलाप के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति सरकार द्वारा किया जाने की अपेक्षित है। अगर इसमें कोई मामला है सेशन न्यायालय का तो उसमें क्या होता है कि अगर एक अपनी स्थान या स्थानों को करेगा उच्च न्यायालय का अधिसूचना के द्वारा है, विशेष मामलों में वह अपने साक्ष्यों को ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में बैठ सकता है। मान लीजिए कोई साक्ष्य यहाँ नहीं आ पा रहा है, वहीं पे है,
मान लीजिए एक न्यायालय है, ठीक है, और एक ये न्यायालय है, ये साक्ष्य यहाँ नहीं आ पाया तो यहाँ आ गया, तो वो न्यायाधीश यहाँ भी बैठ सकता है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, यहाँ का न्यायाधीश भी कर सकता है, या ये न्यायाधीश वहाँ जाके सुनवाई कर सकता है। ऐसे कोई नहीं कि यहाँ का न्यायाधीश यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का जो है अभियुक्ति या साक्ष्य यहाँ नहीं आ सकता, ये सब दोनों आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। हमारा 10वां क्या है, धारा 10 क्या है, सहायक सेशन न्यायाधीश की अधीनस्था होगी। पहला पॉइंट क्या है, ये मेन होता है, सहायक सेशन न्यायाधीश की अधीनस्था होगी, ठीक है। इसमें क्या है, जब सहायक सेशन मजिस्ट्रेट या सेशन मजिस्ट्रेट से अधीनस्था होगी, ऐसे न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीश के कार्य के वितरण के बारे में सहायता के संबंध में नियम समय पर बना सकता है। सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर सहायक सेशन अधिकारी द्वारा या किसी अपर सहायक सेशन न्यायाधीश न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने की व्यवस्था कर सकता है। और ये समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन की कार्रवाई करने का अधिकार है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई सहायक सेशन न्यायाधीश है, वो अगर मेन सेशन न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा उसको निपटाया जा सकता है। अगर वो भी नहीं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका निपटारा किया जा सकता है। भैया कोई तो कोई निपटारा करेगा, अगर आवेदन आ गया है उसका फैसला करना है तो कोई ना कोई कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगली वीडियो में पार्ट 3 में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और CRPC में पूरा अंतिम तक पढ़ाऊँगा, और हमारे चैनल को जल्दी सपोर्ट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब दबा के शेयर करिए, और कम से कम 10,000 लाइक आ जाने चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।